वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज हमारे साथ है अरुणिमा दुबे मैम। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू मैम फॉर हैविंग योर बुक पब्लिश्ड विद अस। थैंक आपको यू कैसा थैंक लग यू। रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपके पब्लिकेशन हाउस के साथ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत प्रॉम्प्टली, टाइमली और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में ये आपने पब्लिश की मेरी बुक। बहुत ही लिमिटेड टाइम में और बहुत खूबसूरती से ये किताब का पब्लिकेशन जो है वो संपन्न हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। और किताब पब्लिश होने में खुशी तो मिलती ही है, जाहिर है। तो बहुत खुशी मिली। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी ये किताब किस बारे में है और हमारी ऑडियंस को क्या कुछ जानने को मिलेगा इस किताब को पढ़ के। सबसे पहले तो देखिए, ये बड़ा एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि आज ईद के दिन आप इंटरव्यू कर रही हैं ये। और किताब का शीर्षक ही है वो चांद सी लड़की। हाँ तो जी। आज ईद है और आज चांद का बड़ा खास महत्व है। तो ये जो किताब है उसमें कुछ लॉन्ग स्टोरीज का कलेक्शन है। तो जो इसमें टाइटल स्टोरी है वो चांद सी लड़की, वो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या जो थॉट है जिसके ऊपर ये स्टोरी मैंने लिखी है, वो यही है कि जो आपकी भीतर की खूबसूरती है, जो आपकी इंटरनल ब्यूटी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि बाहर से देखने में कोई कैसा दिखता है। लेकिन आज के समय में देखिए, दिखावे का जमाना है, बहुत चमक धमक, और इसमें बाहरी सौंदर्य का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके फेरे में बहुत लड़कियां जो है डिप्रेस होती हैं। रंग रूप इसका बहुत ही ज्यादा ये समाज में देखा जाता है। और लड़कियां खुद में भी, कोई भी लड़का या लड़की कोई भी कि अपनी जो अपीयरेंस है उसमें बहुत ज्यादा लोग फोकस करने लगे हैं। उसके लिए बहुत सारी जो है माल प्रैक्टिसेस भी सोसाइटी में डेवलप हो गई हैं। तो ये कहानी लिखने के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि अपने अंदर भीतर से अगर व्यक्ति सुंदर है तो अपने आप चेहरे पे वो खूबसूरती झलकती है। और लॉन्ग उसमें देखा जाए, लंबे वक्त में तो बाहरी सौंदर्य के तुलना में जो इंसानी अंदर की जो खूबसूरती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेसिक इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये लिखा है। आजकल देखिए, बॉडी शेमिंग का बड़ा ये एक शब्द बहुत प्रचलन में है, और ये इसका बहुत शिकार युवतियां होती हैं। कोई मोटा है, पतला है, हम बहुत दिनों बाद अगर किसी से मिलते हैं तो बजाय ये पूछने के कि तुम कैसे हो, क्या तुमने किया, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, सीधे जो पहला फोकस होता है मिलने वाले से वो हमारा लुक्स पे ही होता है कि बहुत मोटे हो गए, पतले हो गए। तो ये जो कहानी है वो इसी को बेस करके मैंने लिखी है। तो इसके माध्यम से एक ये संदेश देने का प्रयास है कि आंतरिक सौंदर्य जो है, वो इंटरनल ब्यूटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति बाहर से देखने में कैसा है इसके तुलना में। अमेजिंग मैम। आपका कॉन्सेप्ट बहुत मतलब आई थिंक आज की डेट में बहुत ज्यादा नीडेड है, क्योंकि जिस तरह से मतलब हमारी जो जनरेशन हो गई है, अगर देखा जाए तो हम्म, मतलब वही चलता रहता है, मेकअप ट्यूटोरियल्स या ये हम्म, वो ये वही हाँ। सब चीजें चल रही है। तो यस, वहां पे इस चीज को बताना कि हाँ, वो मैटर नहीं करता, जो चीज रियल में मैटर करती है आप उस पे वर्क करो, तो दैट इज आई थिंक काफी अलग और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ। सो मैम। और भी इसमें और भी इसमें स्टोरीज हैं, जैसे एक और भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन। मतलब यहाँ से जो हमारे बच्चे हैं या जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन के ऊपर मैंने एक कहानी लिखी है, मोह भंग। आप उसको उस वे में भी ले सकते हैं कि अपने देश प्रेम से थोड़ा रिलेट करके वो स्टोरी है, मोह भंग। तो कुछ लॉन्ग स्टोरीज हैं इसमें, अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके। जैसे एक स्टोरी और है इसी बुक में, एक कलेक्शन है, जीवन प्रसून। उस सो मैम, जैसे आपकी बुक का जो शीर्षक है वो चांद सी लड़की, और अगर हम कभी भी देखते हैं मतलब कोई भी पोएट हो, कोई भी हो, सब मतलब लड़कियों को चांद से ही कंपेयर करते थे, तो ऐसा क्यों? मतलब अगर देखें तो चांद में दाग भी है, अगर देखें तो चांद के बिल्कुल। पास अपनी खुद की तो रोशनी भी नहीं है वो, है ना? तो ऐसा क्या हम्म। अच्छा दिखता है कि चांद से ही सब कंपेयर करते हैं? हाँ, ये कहानी लिखने का पर्पस भी मेरा यही है कि
खूबसूरती देखिए, देखने के बहुत खूबसूरत लाइन कही जाती है कि खूबसूरती हमेशा देखने वाले की आंख में होती है। और जो भी हम फील करते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं सामने के लिए, वो व्यक्ति जो है हमें वैसा दिखने लगता है। जैसे अगर किसी के प्रति हमारी भावनाएं अच्छी हैं और हम हमारा उससे स्नेह है या प्रेम है, तो जैसा भी हो देखने में वो हमेशा ही खूबसूरत दिखता है। एक माँ को उसका बच्चा किसी भी रूप में हमेशा बहुत प्यारा लगता है। तो एक तो ये चीज है कि खूबसूरती हमेशा देखने वाले की आंख में होती है। और बाहरी सुंदरता मेरा ख्याल है उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक बारगी देखने में अगर कोई चीज बाहर से खूबसूरत है तो जरूर आपको अट्रैक्ट करेगी, पर लॉन्ग टर्म में अगर आंतरिक सौंदर्य ही जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इंसान का किरदार, स्वभाव, उसका नेचर, उसका संस्कार अच्छा है, तो वो आपके साथ उसकी उसका स्नेह, उसका संबंध ज्यादा लंबा चलता है। तो ये कहानी जो मैंने लिखी है वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मैम जैसे आपने कहा अभी संस्कार की बात कही, तो हम्म। आज अगर हम हम्म। देखें तो हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं हमसे पीछे हम्म। छूटती चली जा रही है। तो इस पे आपका क्या हम्म। मानना है कि आ, क्यों हो रहा है? देखिए, एक जो पाश्चात्यकरण या पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने की जो एक होड़ सी लगी है, ये बड़ी ये दुखदाई स्थिति है और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि अपने अपनी चीजों को भी हम तभी महत्व देते हैं जब बाहर से उसका रिकॉग्निशन मिलता है। योग जब तक योग था, देखिए, उसके उसके महत्व को हिंदू हमने नहीं समझा, और जब योग योगा बन करके बाहर से आ गया तो सब जो है उसको फॉलो करने लगे और उसके दीवाने हो गए। ये बहुत गलत चीज है। हमको अपनी संस्कृति और अपने हिंदुस्तानियत पर, अपने जो रिवाज हैं, जो कल्चर है, बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का। और हम हमारी जो भी रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, जो भी ट्रेडिशनल चीजें जो चली आ रही हैं, वो अपने आप में सब कुछ बहुत साइंटिफिक और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। तो हमको अपनी अपने कल्चर और अपने उस पे बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए। और बजाय इसके कि बाहर क्या चल रहा है उसको देख के हम आंख बंद करके उसका अनुसरण करें, हमको अपने जड़ों में झांकना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़कर रहना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने एक स्टोरी लिखी है, मोह भंग। वो ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन एक बहुत ही टॉपिक है इस समय का। थोड़ा चिंताजनक बात है। हमारे यहाँ बहुत बच्चे बाहर चले जाते हैं, वहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर वहीं की नागरिकता लेकर बस जाते हैं। बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापा एकाकी में बीतता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की। तो इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मैंने एक कहानी लिखी है, मोह भंग। तो देखिए, जो भी कहानियां लेखक कोई भी लिखता है वो अपने आसपास सोसाइटी से ही प्रेरणा मिलती है उसको। तो ये इस बुक में एक दूसरी भी लॉन्ग स्टोरी है, मोह भंग, जो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने लिखी है कि बजाय इसके कि हम यहाँ से पढ़ाई लिखाई करें और बाहर जाकर के विदेश में जो है पैसे के लालच में कहिए या जो भी है, हम बस जाते हैं, बच्चे बस जा रहे हैं और माता पिता बुढ़ापे में बहुत ही कष्टप्रद उनका जीवन होता है। देखिए, सिर्फ आर्थिक आधार ही नहीं होता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनों का साथ, स्नेह और संग भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैंने इसमें एक और स्टोरी लिखी है, मोह भंग, जो इसी बुक की अगली कहानी है। मैम जैसे अभी आपने कहा कि मतलब जिस तरह से बच्चे चले जाते हैं छोड़ के या जो भी वो सब होता है, हम्म। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो है ना एक तरीके से कि जिस तरीके की कंडीशनिंग होती है, जिस तरीके के मतलब अगर आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉपरली आपके रूट से जोड़े हुए रखा है कि हाँ हम्म। तुम्हारी ये हम्म। संस्कृति, जिस बच्चे को पता है कि उसकी संस्कृति में हम्म। राम जैसे ऐसे मतलब एक चरित्र है जिसने अपने पिता के हम्म। कहने पे सब कुछ छोड़ भी दिया, तो फिर वो बच्चा कैसे छोड़ के जा सकता है ना? तो कहीं ना कहीं कमी तो बिल्कुल। वही रह गई ना कि बच्चे की जो शुरुआती शिक्षा है उसमें कहीं कमी रह हाँ, गई कि वो संस्कृति हम उन बिल्कुल तक दे ही नहीं पा रहे। दे नहीं पाए। हाँ, जी। ये बिल्कुल बहुत जरूरी बात है और बहुत परिवर्तन आ रहा है अभी। चीजें बहुत बदल रही हैं और एक नया जो हिंदुस्तान चल रहा है या जो नई चीजें आ रही हैं उसमें अपने संस्कारों पे, संस्कृति पे, बच्चों को अपने ट्रेडिशंस पे जोड़ने के लिए भी पेरेंट्स काफी मतलब प्रयासरत हैं।
और चीजों में काफी सुधार भी हो रहा है। तो समाज बदल रहा है और अच्छा है। अच्छे के लिए ही हम भविष्य देखते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो भविष्य बेशक अच्छा होगा। हमारी जो नई पीढ़ी है वो देश को समर्पित होगी और देश के लिए ही कुछ करने का जज्बा रखेगी, ऐसा सोचते हैं। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका पब्लिकेशन हाउस का जो एक बहुत अच्छा आप लोग थॉट लेके चलते हैं कि स्प्रेड गुडनेस, तो उसका भी मोटिव यही है कि चलिए अच्छा करिए, अच्छाई बिखेरिए और अच्छे के लिए ही जो है आगे भविष्य में सोचिए। जी मैम। यस। सो मैम, जैसे अभी आपने कहा, तो हमारे इतिहास की अगर हम बात करें, हम तब से कह रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम्म। तो हमारे इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताइए जो आजकल हम थोड़ा नहीं देख पा रहे हैं और उनकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ भी पहलू आ रहे हैं तो बहुत प्लीज। कुछ है, जी बहुत कुछ है। देखिए एंशियंट इंडिया में, पुरातन समय में हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा का प्रावधान था। जी जी। सूर्य की पूजा बिल्कुल। और पेड़ों की, वृक्षों की पूजा, गाय की पूजा। तो सन तो जो है देखिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूर्य जो है ऊर्जा का अंतरिम स्रोत है। और आजकल सोलर एनर्जी से, सोलर पैनल और बहुत उस ऊर्जा का भी उपयोग आज के करंट समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उस महत्व को तो हमने बहुत पहले से ही समझा हुआ है कि जो चीज सृष्टि चला रही है उसको हमने देवता का स्वरूप देके उसकी पूजा करना और उसके महत्व को बढ़ा के देखना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जो नेचर है, जो पेड़ है, वृक्ष हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं और उनसे भी जीवन चलता है। और एक जो पूरा नेचर का बैलेंस है, वो पूरी प्रकृति का बैलेंस सब कुछ मिला के, पशु हो या वृक्ष हो, सूर्य हो, तो पृथ्वी पे संतुलन बनाए रखने के लिए इन सभी चीजों का, सभी घटकों का बहुत महत्व है। और पुराने समय में इन सब चीजों को पूजा जाता था, इनकी पूजा होती थी हमारे हिंदुस्तानी उसमें। तो इस चीज को जो है बहुत पहले से ही समझा जा चुका है। और अभी हम उस चीज के महत्व को समझ रहे हैं। इसको समझ करके अभी बहुत ही जो है एक ट्रांजिशनल फेज है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी इस तरफ अगर हमारा डिस्कशन गया तो ये एक लंबी लंबी चर्चा का विषय होगा। लेकिन फिर भी हमारे एंशियंट जो भी हमारे रिचुअल्स भी थे, उन सभी का आधार ऐसा मैं मानती हूँ कि साइंटिफिक था। और जो हमारा मौसम ऋतु के अनुसार जो खान पान या जो भी हमारे ईटिंग जो ट्रेडिशंस थे, वो सारे कुछ बहुत ही ऑथेंटिक, साइंटिफिक और बहुत सही थे समय के हिसाब से। वो तो हमने जो है देखा देखी, पाप देखा देखी पुण्य के कॉन्सेप्ट को अपना करके अपनी जो है दिनचर्या कहें या अपना वातावरण कहें, वो डिस्टर्ब किया है। अगर आज भी हम अपने ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप ही निकल के आएगा। मैम, अभी जैसे मैं आपकी बात सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर हम किसी, मतलब मैं एक तरीके से बोलूं, गलत या जो हमारे लिए नुकसानदायी है, ऐसी चीज की तरफ हम्म। तो हम बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही जब वो अगर ह्यूमन हमें किसी नेचर है। अच्छी चीज की तरफ होना होता है तो वहां पे, अब जैसे हम बात करें कि हमारी कल्चर बहुत ज्यादा रिच है ना, लेकिन हम्म। उसके पहलुओं को जब अप्रूवल देने के लिए भी इतनी सारी रिसर्चेज होती है कि हाँ ये जो इन्होंने लिखा है वो सही है हम्म। कि नहीं है ना, जो हम्म। कि जो हम्म। कि एकदम मानने वाली चीज होनी चाहिए थी, उस पे हम इतनी रिसर्चेस करके तब उसे बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल। सही ही नहीं है। वो देखिए आपके इन सब कल्चर चीजों में से थोड़ा अच्छा। हाँ। हाँ जी। हम्म। उसको हाँ। बिल्कुल ही ग्रैब कर ले रहे हैं। जी हम्म। तो वो देखिए किसी भी इंसान का जो है एक थॉट प्रोसेस जो बनता है वो कई चीजों से मिलकर बनता है। उसका जन्म स्थान, उसकी फैमिली, फिर उसके आसपास की, सबसे पहले तो पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी एक न्यूली बॉर्न बेबी है या जो भी बच्चा है, वो कैसे ग्रो करता है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स का ही एक तरीके से इम्प्रिंट होता है। तो उसके बाद दूसरा उसको उसका फैक्टर होता है उसकी सोसाइटी, समाज। तो बहुत सारी चीजों से हमारी जो थॉट प्रोसेस है या थॉट जो प्रैक्टिसेस हैं, वो इम्पैक्ट उसका पड़ता है बहुत सारी चीजों का। स्कूलिंग है, फिर आपके जो एक सर्कल है,
तो वो सारी चीजें मिल करके किसी भी व्यक्तित्व या व्यक्ति का निर्माण के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा एम्बियंस, जैसा इन्वायरमेंट, जैसा हम माहौल बनाएंगे, हाँ तो जी। वैसे ही हमारे यहाँ व्यक्ति का निर्माण, और वैसे ही समाज का निर्माण, वैसे ही देश का निर्माण होगा। तो वही, फिर वही बात आ जाती है कि हम अपनी जड़ों से जुड़कर रखना अगर सिखाएंगे बच्चों को, तो अपने आप जो है चीजें बहुत हद तक सॉर्ट आउट होंगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होंगे। बिल्कुल जी। तो मैम मैंने आपसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछ लिए। अब मैं आपसे थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये कि आपकी ये जो राइटिंग की जर्नी है वो शुरू कैसे हुई? इसकी भी अंकिता जी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। मैं हिंदी लिखती हूँ। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद रहा, शुरू से मेरी रुचि रही। बचपन से स्टोरी बुक्स और कहानियां, बाबा, मेरे मदर फादर दोनों डॉक्टर थे, लेकिन बाबा दादी सबके साथ हमारी अपब्रिंगिंग हुई। और बाबा जो ये बच्चों की जो अच्छी अच्छी वीर गाथाओं वाली पुस्तकें होती हैं, वीर बालक वीर बालिकाएं, ये उनकी कोशिश होती थी, वो लाते थे, हम सब बच्चों को पढ़ाते थे कहानियां, और एक इंटरेस्ट वो बचपन से थोड़ा सा पढ़ने का डेवलप हुआ। फिर फादर मेरे एज अ प्रोफेशन तो उनका डॉक्टर थे वो, लेकिन उनका भी थोड़ा पढ़ने में उनकी भी बहुत रुचि थी, और उनकी भी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। उनके आर्टिकल्स उनके कॉलेज मैगजीन वगैरह में छपते थे। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अरुणिमा के आलोक में। तो उस वो आर्टिकल उनका बहुत पॉपुलर हुआ था, और इस करके मेरा नाम अरुणिमा रखा गया और मेरे ब्रदर का आलोक। तो कुछ तो चीजें देखिए, कोई भी चीज जो है, एक जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों चीजों से कोई चीज बनती है। मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं भी लिख सकती हूँ, बहुत दिनों तक ये एहसास नहीं था। हिंदी के पेपर में जब निबंध वगैरह आते थे तो मुझे अच्छा लगता था, मैं अपने विचारों वाले निबंध ज्यादा उसको फोकस करके लिखती थी, ऐसे जो ऐसे राइटिंग जो आती थी। फिर बहुत सालों बाद विवाह हुआ, और विवाह के बाद एक समय थोड़ी सी, जब बेटी स्कूल जाने लगी, थोड़ी सी लगा कि कुछ बोरियत सी महसूस होती थी। तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि राइटिंग एक अच्छा ऑप्शन है, अगर तुम कर सकती हो तो। लेकिन एक ऐसे ही एक बार न्यूज़पेपर देख रही थी, तो मदर्स डे के लिए, ये बहुत ही जाना माना इधर न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, तो हाँ जी। मदर्स डे का ओकेजन था। और दैनिक जागरण में एक वो उन्होंने निकाला था कि आप अपने मदर को डेडिकेट करते हुए 300 वर्ड्स में कोई आर्टिकल, थैंक यू माँ शीर्षक के अंतर्गत, कि मदर्स डे के लिए आप थैंक यू माँ शीर्षक के अंतर्गत कोई टाइटल के अंतर्गत कुछ लिख के भेजिए। तो बेटी की रफ कॉपी निकाली, और उसकी पेंसिल, और माँ को याद करके, आप समझ सकते हैं, माँ को याद करके जो इमोशंस जो निकलते हैं वो सीधे दिल की गहराइयों से निकलते हैं। तो माँ का जो मेरे जीवन में, किसी भी बच्चे के जीवन में माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, और उसको शब्दों में तो बयां कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। फिर भी बिल्कुल वो जो भावनाओं का प्रवाह शुरू हुआ मम्मी को याद करके, तो वो मैंने 300 वर्ड्स बड़ी मुश्किल से उसको कंपाइल किया, उसको 300 वर्ड्स में बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को लिखा उसमें, और उसको एक पोस्ट में मैंने डाल दिया। वो चला गया, फिर मैं भूल भी गई उसको लिख के। तो मदर्स डे के एक दिन पहले दैनिक जागरण कार्यालय से मेरे नंबर पे उन्होंने अपना एड्रेस और नंबर भी मांगा था। फोन आया कि अरुणिमा जी, आपका आर्टिकल जो है इस कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज में चुना गया है, और हमारे कार्यालय में एक समारोह है, उसमें कुछ गेस्ट आ रहे हैं, और आपको वहां पे मदर्स डे के दिन हम सम्मानित करेंगे, और आपको प्राइज वगैरह मिलेगा। तो बहुत मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैं तो राइटर थी नहीं, मैंने तो वैसे ही लिख दिया था कुछ। तो मुझे बहुत वहां पे बहुत एक अच्छा खासा उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मदर्स डे के लिए, और कुछ अच्छे अच्छे गेस्ट वगैरह उन्होंने बुलाए थे। तो वहां मुझे फिर सम्मान मिला, प्राइज मिला, कुछ कुछ गिफ्ट्स मिले, और बहुत उत्साहवर्धन हुआ। तो फिर थोड़ा सा लगा कि अच्छा है, लिखना चाहिए। फिर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी, और अब है लौट आया। तो वो वैसे, तब तो मुझे ईमेल भी करना नहीं आता था, मैं लिखती थी और वो उसके मैगजीन के एड्रेस पे पोस्ट कर देती थी। तो वो भी कहानी को स्थान मिला। अमर उजाला के एक रूपायन मैगजीन आती है, उसके यूं ही कॉलम में शॉर्ट स्टोरीज वो लोग डालते हैं, वो कहानी भी मेरी छप गई। फिर एक तीसरी कहानी मैंने लिखी, हमारे वहां एक काम करती थी
नेपाली वृद्धा, उसकी बेटी के ऊपर लिखी। उसको अपनी बच्ची को पढ़ाने का बहुत ज्यादा मतलब वो था कि पढ़ाना है, बहुत आर्थिक तंगी के बाद भी मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। उसको उसको ध्यान में रख के एक स्टोरी लिखी मैंने, सपनों के खंडहर। तो थर्ड स्टोरी भी मेरी वनिता, एक मैगजीन आती है वनिता में छपी। तो ये जो कहानियों के छपने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मेरी लेखनी ने रफ्तार पकड़ी। उसके बाद तो बहुत सारी स्टोरीज, आर्टिकल्स। हिंदी साहित्य एकेडमी की एक पुस्तक है इंद्रप्रस्थ भारती, मैत्रेयी पुष्पा जी उसका संपादन करती हैं। उसमें भी मेरा एक आर्टिकल छपा, चले गांव की ओर। फिर मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिखना शुरू किया, तो वो जर्नी फिर इस तरह से शुरू हुई। और कोरोना में तो जब हम सब घरों के अंदर बंद थे, लेखन ने जो है उस समय को से उबरने में बहुत मेरी हेल्प की। मैंने बहुत राइटिंग की उस दौरान, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा लिखने का। अमेजिंग मैम, आपकी जो पूरी ये जर्नी थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस इंस्पायरिंग है कि मतलब किस तरीके से आपने पूरा अपने आप को ग्रो किया, पहले तो पहचाना कि हाँ मैं भी राइटिंग कर हाँ। सकती हूँ, तो वो सब कुछ तो बहुत इंस्पायरिंग था। यस, थैंक यू सो मच फॉर और दैट। बहुत कुछ यस मैम। मुझे लगता है कि बहुत कुछ इससे मुझे, मैं तो कभी देखिए, मेरा साइंस सब्जेक्ट रहा, मेरा हिंदी से मैंने बीएससी किया है, एमएससी किया है, और मेरा एंडोक्राइनोलॉजी में मैं एनरोल्ड भी मैंने किया था रिसर्च के लिए। मेरा हिंदी से कोई बहुत वास्ता नहीं, पर चूंकि मातृभाषा ऐसी होती है जो आपकी ये आपके जो अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, वो आप बहुत अच्छे से उसमें अपनी फीलिंग्स या थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक जर्नी मेरी राइटिंग वाली रही, मुझे लगता है। जी, अमेजिंग मैम। ओके, तो मैम मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी कि आपको राइटिंग के अलावा और क्या करना अच्छा लगता है, जैसे अपने फ्री टाइम में या फिर नॉर्मली। जी। कुकिंग भी मेरा पैशन है, मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं फ्री टाइम में जो है कुछ कुछ कुक करती हूँ, और हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरी कुकिंग को परिवार में बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। तो वो भी एक एनकरेजमेंट है। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी मैं मेरा है, एक अन्नपूर्णा बाई अरुणिमा करके। तो मैं कुछ कुछ उसमें छोटे छोटे कुकिंग वीडियोस डाला करती हूँ। फिर मैं बायो पढ़ाती भी हूँ यहाँ, एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो मैं बायो की वहाँ टीचर हूँ, बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा मुझे लगता है पढ़ाने में, क्योंकि बच्चों के साथ जो समय गुजरता है वो बेस्ट होता है। बच्चे बहुत ही प्योर और बिल्कुल अनफिल्टर्ड, वो उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, और इतना अच्छा उनको पढ़ाने में महसूस होता है मुझे, कि वो पार्ट भी जो है वो मेरे जॉब का मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट मैम। सो मैम, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, सिंस हम सभी आज की डेट में बहुत इक्वालिटी वगैरह की बातें तो करते हैं, बट स्टिल अभी भी हम एक मतलब ये वो जो एक कमी है कि हाँ, विमेन और मेन को अगर देखा जाए, मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, तो ऐसा होता है कि अगर एक मेन काम भी कर रहा है और विमेन भी काम कर रही है, स्टिल एक वुमेन से ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम फैमिली का भी तुमको ध्यान रखना है, तुमको जो भी कुकिंग वगैरह वट एवर वो सारे काम आपको करने हैं, इवन व्हेन यू आर ऑल्सो डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो कि दूसरा आदमी कर रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि ये मतलब किस तरह की इक्वालिटी हुई कि लाइक आपने काम करना तो अलाउ कर दिया, लेकिन मतलब व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, वो क्या रहा चीजें जो है वो आज के समय के हिसाब से अगर मैं देखूं, है? तो बहुत ज्यादा परिवर्तन है, बहुत बदलाव की तरफ हम हैं। अ, बीच का एक समय ऐसा था, कुछ समाज हमारा ऐसा था कि महिलाओं के ऊपर अतिरिक्त बहुत ज्यादा बर्डन था। पर अभी बहुत फैमिलीज में बहुत कंसिडरेशन होता है, लोग आपस में सहयोग करते हैं, और महिलाएं घर बाहर दोनों जगह सामंजस्य बिठा के चल पाती हैं, क्योंकि फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या महिला हो या फैमिली हो, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से ही पूरा सिस्टम चलता है ना। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही चलता है। तो आज देखिए, आज सिनेरियो बहुत चेंज है। आज महिलाएं पायलट हैं, हर फील्ड में महिलाओं की पैठ है। वो इसीलिए है क्योंकि फैमिली ने बहुत ज्यादा उनको
आगे बढ़ाया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है। हमारे सिस्टम ने, पूरे सिस्टम ने जो है महिलाओं के लिए हर जगह रिजर्वेशंस हैं और बहुत सारी फैसिलिटी स्पेशली फॉर लेडीज हैं। तो सोसाइटी में भी बहुत आमूल चूल परिवर्तन आ गया है। वो पहले की बात नहीं रही। आज लड़कियां देखिए इंडिपेंडेंट हैं और अकेले अपना सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर रही हैं, क्योंकि फैमिली से भी सपोर्ट है। और जो आजकल ज्यादातर वर्किंग लेडीज हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, तो मैं तो कभी ये नहीं समझती हूँ कि जो हाउस वाइफ है वो उसका काम कहीं से कम है। उसकी वजह से ही सारे पूरे घर का जो एक बैलेंस बना होता है, वो घर की धुरी होती है, वो कहीं से भी कम नहीं है। उसका भी महत्व उतना ही है कि अगर कोई महिला बाहर जाके वर्क करती है तो मतलब हर चीजों का अपना महत्व है। और मेरा ये मानना है कि बहुत परिवर्तित हो चुका है समाज। महिलाओं को पूरे अवसर मिलते हैं और महिलाएं उसका पूरा लाभ उठा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत अगर पूरा पिछड़े मतलब समाज में देखूं कि जो बहुत पुराना या बहुत दूर दराज के गांवों से भी बच्चियां जो हैं पढ़ने निकलती हैं और पढ़ाई करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। आज उनको भी एहसास है कि हाँ, हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है। और पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, हर जगह से कोऑपरेशन है, सहयोग है। देखिए इलेक्शन में और हर जगह जो है लेडीज हैं, तो हर फील्ड में, पॉलिटिक्स है, सर्विस क्लास है, बिजनेस क्लास है, हर जगह लेडीज ने अपनी पहुंच बनाई है और सहयोग भी मिल रहा है उनको, मेरा ऐसा मानना है। जी, अमेजिंग। सो मैम, जैसे कि आपने इस बारे में बहुत अच्छे से बताया कि हाँ, मिल तो रहा है, लेकिन स्टिल हमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ लोग अभी भी हैं जो रूढ़िवादी हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे दिक्कतें आ रही हैं। बट स्टिल हम्म। इम्प्रूवमेंट इज गोइंग ऑन। लेकिन मेजोरिटी हाँ जैसे, हाँ जरूर है, वो जी। हर तरीके के लोग हर समय में हर सोसाइटी में हुए। लेकिन एक मेजोरिटी की जो मैं बात कहूँ, एक मेजर जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वहां पे विचारों में बहुत, देखिए पहले तो लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी। पैदा होते ही बहुत सारी स्टोरीज हैं कि गाड़ दिया जाता था। या आप इनका देखिए, ये जो गुलाबी गैंग वाली ये जो है, इनका इंटरव्यू मैंने देखा था, तो बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति थी। महिलाओं को जो है कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अभी तो जो है बहुत चीजें बदल रही हैं। जी। अभी काफी सहयोग है, अभी काफी सोसाइटी में चेंज है। और बहुत जगह तो मुझे लगता है बल्कि ज्यादा प्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज मिलती है लेडीज होने के नाते। मेरा ऐसा मानना है। बाकी मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो मेरा ऐसा मानना है, आप देखिए, अगर कोई भी आप सफर करिए, कहीं भी करिए, तो थोड़ा सा एक प्रिविलेज तो हाँ मिलती है कि आप महिला हैं तो उसमें जी। मैं पढ़ाती हूँ। एक कॉलेज का एक छोटा सा सिस्टम है, अगर भाग दौड़ का काम है, बाहर का काम है, जनरली वो मेल स्टाफ ही करता है, फीमेल्स को थोड़ा सा एक प्रिविलेज भी मिलता है। तो अब वो पहले बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी, थोड़ा महिलाओं का उतना ज्यादा समाज में एक्सपोजर नहीं था और उनको रोका भी जाता था। लेकिन अभी तो हर क्षेत्र में महिलाएं हैं और हर जगह आगे हैं, इंडिपेंडेंट हैं और बिल्कुल बराबर से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। जी। ओके, तो मैम आपके मतलब अपने स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताइए कि आपकी जो जितना कुछ आप करते हो साथ में, तो उसके पीछे का बेसिकली क्या काइंड ऑफ बोल सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ कहूँ या ये कहूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा, मुझे लगता है कि व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मेरा कॉन्सेप्ट लाइफ का ये है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खुद को इसलिए मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स में इंडल्ज किए रहती हूँ। मेरा अपना अभी मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, या हस्बैंड का ऐसा टाइप ऑफ वर्क है कि वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं। फिर भी हम तो, मुझे तो लगता है मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, ये बहुत ही बड़ा वरदान है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं साथ में, तो वो लोन
लोनलीनेस या अकेलापन तो कभी महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जितना आप अपने आप को क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे, वो आपके एक इंटरनल हैप्पीनेस का रीजन बनता है, वो आपको अंदर से खुशी वो चीजें देती हैं। तो एक बार जैसे किसी भी कोई भी क्रिएटिविटी का काम हो, राइटिंग है या फिर मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, कुकिंग है, कुछ भी है, तो वो क्रिएटिविटी का जब आप एंड रिजल्ट देखते हैं तो वो एक खुशी मिलती है, एक हैप्पीनेस अंदर से मिलती है। तो वो ही जो है फ्यूल का काम करती है दोबारा से फिर कुछ नया करने के लिए, नया लिखने के लिए, नया वीडियो बनाने के लिए, या नए तरीके का कुछ लेसन प्लान बना के बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स नए नए कराने के लिए। तो जो भी कोई भी क्रिएटिव वर्क जो हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिव एनर्जी का एक सोर्स बनता है। तो बस मैं यही यही इंस्पिरेशन बनता है मुझे कि कुछ कुछ करते रहना चाहिए। वो आप अपने आप, मैं अपनी कहानियां खुद पढ़ती हूँ, तो मैं बताऊं, इतना मैं खुद पढ़ती हूँ, मुझे कभी हंसी आती है, कभी मैं उन पात्रों के साथ रो भी लेती हूँ, मैं इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ अपनी खुद की स्टोरीज में कि मेरे आंसू आ जाते हैं, फिर लगता है कि अरे ये मैंने कब और किस भाव में कैसे लिखा। तो ये चीजें जो हैं वो अपने फिर वो एक आंतरिक खुशी मिलती है। तो बस सब चीजें देखिए, हम कुछ भी करते हैं दुनिया में तो अल्टीमेट एम तो हैप्पीनेस ही है। तो बिल्कुल। इसलिए बस मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व रहती हूँ कि वो अल्टीमेटली मुझे एक हैप्पीनेस देता है। ग्रेट मैम। सो मैम, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? बस यही जो जिस जिस उस पे मैंने अभी लास्ट में जो बात कही कि अ, बहुत पॉजिटिव रहे। देखिए, पॉजिटिविटी जो है वो बस आपके थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। बाकी अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, हर शेड है लाइफ में, अच्छा भी है बुरा भी है, लोग भी अच्छे हैं बुरे हैं, हर पहलू है। पर फोकस हमको हमेशा सकारात्मक चीजों की तरफ करना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ रखना चाहिए। और आप खुद पॉजिटिव रहें, इसके लिए आपको जो है कुछ कुछ कर मतलब क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जो है वो, माइंड की एक टेंडेंसी होती है निगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो दिमाग को इतना खाली नहीं रखना है कि वो कहीं से भी कोई निगेटिव उसमें इन्वॉल्व हो। आप अगर मैं लिखती हूँ, मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, बहुत बिटर है, मतलब लाइफ का ये कहूँ कि वर्स्ट रहा कि माँ मदर मेरी नहीं रही एक लंबी बीमारी के बाद। तो उस दौरान इतना इतना वो एक सौरो दुख का समय था। लेकिन उसको भी धीरे धीरे मैंने वो सारा एक्सपीरियंस जो वो बैड फेज ऑफ लाइफ था, मैंने राइटिंग के माध्यम से पूरा उसको बहुत कुछ लिखा। और मुझे लगता है कि लेखनी भी जो है धीरे धीरे आपका दुख बूंद बूंद करके वो शब्दों के माध्यम से कागज पे आप धीरे धीरे उतारते हैं। तो खत्म तो कभी नहीं होता है, हाँ उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती है। तो कभी भी कोई भी ये लेखन है या कोई भी काम है, वो आपके अल्टीमेटली जो है बहुत सारे फेजेस से आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो इसलिए जो है ये मैं लेखनी के साथ जुड़ी रहती हूँ, कुछ कुछ अपने आर्टिकल्स चीजें थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास करती रहती हूँ। अमेजिंग मैम। जी। सो मैम, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा और क्या बहुत आपको अच्छा कुछ रहा, लगा? मैंने मेरी मेरी बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा रहा कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको, मैं पूरी तरीके से शायद उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इसके जस्ट आपके आपके बुक के पहले मैंने एक बुक मेरी और पब्लिश हुई थी, वो बनारस के बैकग्राउंड पे रंग बनारसिया, चूंकि मेरा होम टाउन बनारसी है, तो वहां को बेस करके मैंने एक उपन्यास लिखा था रंग बनारसिया। बहुत ही अच्छा था। मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सीरीज पूरी लिखी थी और बहुत इसको लोगों ने पसंद किया था, इसलिए मैंने उसको बुक के रूप में छपवाने की सोची और छपा। लेकिन इसके प्रायर मेरा इतना बिटर एक्सपीरियंस था उस पब्लिकेशन हाउस के साथ कि अब उसको क्या ही फिर, लेकिन जब आपके साथ मेरी ये बुक छपी तो मैं मतलब बिल्कुल ही रिवर्स हो गया। एक तो टाइम वहां बहुत ज्यादा लगा और वो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। पर आपके हाथ ये दिव्या मैम का बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव नेचर है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि आप
लोग जो है ये चीज को समझते हैं कि कोई भी प्रोफेशनलिज्म से आप बिल्कुल अलग हैं, आप एक पर्सनल लेवल पे राइटर्स से आप एक तारतम्य बिठाते हैं। और इसीलिए जो है देखिए, मैंने देखा है आपके पब्लिकेशन हाउस से लोगों ने 30, 31 इतने कितनी कितनी बुक्स लोगों ने पब्लिश कराई है, तो ये बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा है। मेरा भी आगे मैं भी लाइन में हूँ, मेरी सेकंड थर्ड बुक्स भी आपके पब्लिकेशन हाउस में अभी पब्लिश होने के कतार में है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस। Amazing, ma'am. Thank you so much for this these kind words and for this wonderful interview. Like थैंक आपके यू। इस इंटरव्यू से काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला है एंड फॉर श्योर हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर मैंने भी आपसे बहुत दिस। कुछ सीखा। अंकिता जी, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। हमारे इंटरव्यू के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे ट्रबल्स आए, लाइट गई, कुछ भी हुआ, पर आपका पेशेंस और आपका एक स्माइलिंग फेस हमेशा जो है हर उसमें इस इंटरव्यू में बहुत एनर्जी देता रहा। तो मुझे आपके साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम।